नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है दोस्तों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीक रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। एफआईआई की वापसी दिखाई दी है दोस्तों, उन्होंने दबा के बाइंग की है। इसलिए आने वाला जो नेक्स्ट वीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए मेरी एक-एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज हम कवर करेंगे एफआईआई डीआई एक्टिविटी, निफ्टी 50 देखेंगे उसका क्या जो मूवमेंट रहा लास्ट वीक में। वर्ल्ड मार्केट की एनालिसिस करेंगे, इंडियन मार्केट की एनालिसिस करेंगे, सेक्टर्स कौन से बुलिश हो गए हैं ये देखेंगे। हाई इम्पैक्ट जो न्यूज़ है उस पर फोकस करेंगे। उसके बाद मार्केट प्रिडिक्शन नेक्स्ट वीक के लिए वो करेंगे। और इसके साथ साथ कौन कौन से जो ईटीएफ हैं आप बाई बास्केट में अपने आप कंसिडर कर सकते हैं वो देखेंगे। म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और स्टॉक्स इन एक्शन कौन कौन से हैं आप ये देख सकते हैं, जिसपे आप अपनी खुद की एनालिसिस रिसर्च कर सकते हैं। साथ में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी एडवाइस लेके फिर उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं दोस्तों। Let's get started. दोस्तों, ये एफआईआई का हम देख सकते हैं कि लास्ट वीक में एक जबरदस्त जो है उनका एक बाइंग एक्टिविटी दिखाई दी है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि 18 मार्च को उन्होंने पहली बार जो है बाइंग शुरू की। 694 करोड़ की बाइंग हुई। उसके बाद फिर 20 मार्च को दोबारा उन्होंने बाइंग की, जो कि 3230 करोड़, लगभग 3200 करोड़ की बाइंग हुई। और उसके बाद फिर 21 मार्च को फिर दोबारा एक बहुत ही ज़्यादा हैवी बाइंग हुई है 7470 करोड़ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कि एफआईआई का वापस आ जाना इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। इसीलिए आपने देखा कि जो मार्केट में जो एक बहुत ही ज़बरदस्त एक मोमेंटम आया है दोस्तों। मार्केट करीब करीब जो है 22,500 पे रिबाउंड किया है और काफ़ी अच्छा इसने मूवमेंट दिया है दोस्तों। 50 का देखते हैं कि लास्ट जो 21 मार्च को करीब करीब 23,000 के आसपास इसने एक सपोर्ट लिया, और उसके बाद दोबारा जो है इसने अच्छा एक मोमेंटम दिखाया। 0.69% का जो है दोस्तों इसने परसेंटेज इसमें चेंज आया, करीब करीब 160 पॉइंट्स जो है मूव किया। मॉर्निंग सुबह से ही जो है मार्केट में एक ट्रेंड, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई दे रही थी। हर सेक्टर्स में बाइंग हो रही थी। इसके कारण जो निफ्टी 50 के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जितने भी स्टॉक्स हैं सभी में लगभग बाइंग हुई। और देखिए कि करीब करीब जो है 12-1 बजे के आसपास तक जो है कंटिन्यूस इसमें एक रैली दिखी। उसके बाद फिर एक रेसिस्टेंस आया है 23,400 पे। उसके बाद फिर मार्केट जो है धीरे धीरे कंसोलिडेशन में गया और साइडवेज होके करीब करीब इसने जो है 23,355 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड मार्केट का। सबसे पहले हम बिटकॉइन अगर देखें तो अभी बिटकॉइन दोस्तों कहीं ना कहीं साइडवेज चल रहा है। डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं साइडवेज है, उतने कोई खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है। इसमें करीब करीब 44,800 पे ट्रिपल जो है टॉप फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट गिरा। और कहीं ना कहीं अमेरिकन मार्केट जो है अभी हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है, अभी कॉस्टली है। तो इसीलिए हो सकता है, ज़्यादा चांस है कि एफआईआई वहाँ से पैसा अभी निकाल के कोशिश करें कि जो है इंडियन स्टॉक मार्केट जो वैल्यूएशन वाइज अभी काफ़ी चीप मिल रहा है उनको, वहाँ पर वो इन्वेस्ट करें दोस्तों। क्योंकि अभी जापान का भी मार्केट जो है दोस्तों कहीं ना कहीं साइडवेज है, कोई खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है। बट ये भी जो है इसने बॉटम से जो है रिबाउंड कर रहा है अभी। उसके बाद निफ्टी 50 में दोस्तों अभी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इसमें जो है 22,500 के आसपास जो है ज़बरदस्त इसमें जो है एक सपोर्ट बना। वहाँ पर बायर्स ने जो है अपनी जो पोजीशन है उसको डिफेंड किया, और इस लेवल पे जो बाइंग दिखाई दी इसके कारण जो है कंसिक्वेंटली 3 से 4, आप 4 से 5 जो है बुलिश कैंडल आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चाइना का मार्केट जो है काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में था, तो अभी थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। अगर ये जो है MA20 को ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो उसके बाद जो है ये दोस्तों ये अभी फिर दोबारा इसमें सेलिंग शुरू हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में थोड़ा टाइम के लिए जाएगा।
तो यहाँ से अभी दिखाई दे रहा है कि दोस्तों एफआईआई धीरे-धीरे जो है अपना सेलिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों जब यहाँ से अपना पैसा ये निकाल रहे हैं तो इनके पास ऑप्शंस क्या है किस-किस मार्केट में लगाने के। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि ये लोग वैल्यूएशन वाइज़ अभी इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी करेक्ट हुआ है, कम से कम 6 महीने से लगातार करेक्ट हो रहा है। तो इनके पास एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी इंडियन स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रहा है एफआईआई का। इसलिए आप देख रहे हो कि बाइंग भी हो रही है। उसके बाद दोस्तों जर्मनी का मार्केट है, ये भी साइडवेज है। उसके बाद दोस्तों हम अमेरिकन मार्केट को एक बार देख लेते हैं। डाउ जोन्स दोबारा से अभी मैंने जैसे बताया साइडवेज है। उसके टॉप 500 स्टॉक्स वो भी साइडवेज चल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद जो आईटी जो सेक्टर है नैस्डैक वो भी साइडवेज और बियरिश है। इसीलिए आप दोस्तों देख रहे होंगे कि हमारी आईटी सेक्टर है इंडियन स्टॉक मार्केट की कहीं ना कहीं काफ़ी करेक्शन मोड में चल रही है। काफ़ी वो थोड़ा बियरिश ज़्यादा दिखाई दे रही है क्योंकि इंडियन जो अपना अमेरिकन के जो नैस्डैक जो है वो भी कहीं ना कहीं साइडवेज और बियरिश चल रहा है इस कारण से दोस्तों। उसके बाद जो है सबसे दोस्तों मैं हर बार बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट साइन है जिसके कारण जो है दोबारा एफआईआई जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। अब यूएस डॉलर का जो है कमज़ोर होना आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से दोस्तों ये फॉल कर रहा है और बियरिश है। और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कि यूएस डॉलर का वीक होना तभी एफआईआई का आना भी शुरू हुआ है दोस्तों। मैं पहले से बता रहा हूँ और जिस तरह से दोस्तों मैंने बताया है उस तरह से मार्केट का मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम सेक्टर्स की एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों कौन से सेक्टर्स हमें जो है अभी बुलिश दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण निफ्टी जो है उसमें मोमेंटम आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों एवरग्रीन सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ज़बरदस्त एक मोमेंटम आया है, दोबारा से बुलिश हो गया है दोस्तों। उसके बाद जो है आप निफ्टी आईटी दोस्तों अभी बेरिश है, उसमें अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है दोस्तों। ये निफ्टी आईटी के ईटीएफ में आप अभी बाई कर सकते हो, अभी चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, बट उसके स्टॉक्स में कोई खास अभी जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो निफ्टी आईटी के सेक्टर्स के स्टॉक्स में अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है दोस्तों। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बुलिश है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बताया वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में भी जबरदस्त मोमेंटम आया है दोस्तों। उसके बाद फार्मा सेक्टर बुलिश हो गया है। ऑटो कहीं न कहीं जो है काफ़ी करेक्ट हुआ है और इसमें जो है दोस्तों इसमें भी अभी बाइंग दिखाई दे रही है, इसने भी अपना कहीं न कहीं बॉटम हिट कर लिया है दोस्तों। तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं एक सेक्टर जो है जो मोमेंटम में आने वाला है अगले 1 वीक में जो है ये दोबारा से मोमेंटम में आ जाएगा। उसके बाद पीएसयू सेक्टर दोबारा बुलिश हो चुका है दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखें प्राइवेट बैंक या फिर पीएसयू बैंक्स दोनों बुलिश हैं और इसीलिए निफ्टी बैंक जो है ज़बरदस्त जो है रैली दिखा रहा है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर सेक्टर हम देखें तो अभी हमें दोस्तों बैंकिंग सेक्टर दिखाई दे रहा है दोस्तों। उसके बाद एफएमजीसीजी सेक्टर है, वो कहीं न कहीं अभी साइडवेज़ है, उतना खास मोमेंटम नहीं है। इसके ईटीएफ आप बाई कर सकते हैं, अभी काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है और ये एवरग्रीन सेक्टर रहा है दोस्तों, तो इसमें कभी भी आपको लॉस नहीं होगा उसकी ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर दोबारा दोस्तों ज़बरदस्त बुलिश है, फाइनेंशियल सेक्टर में मोमेंटम दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जभी भी अगर किसी भी इकोनॉमी का फाइनेंशियल सेक्टर दोबारा से बुलिश होने लगता है और वो रिबाउंड कर रहा है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा साइन होता है कि आपके पास कोई बड़े फाइनेंशियल जो स्कैम्स हैं, बैंक के स्कैम्स इस तरह के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है कहीं न कहीं रूल आउट हो जाती है। इसकी ये एक इकोनॉमिक की जो स्टेबिलिटी के लिए और एक स्टॉक मार्केट को दोबारा से अपलिफ्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है कि कहीं न कहीं जो है निफ्टी में जो है दोबारा से जो है इसकी बैंकिंग सेक्टर्स जो है दोबारा से रिबाउंड करके अच्छा मोमेंटम दे रही है। आईटी दोस्तों बेयरिश है। उसके बाद ऑयल एंड गैस में भी बुलिश साइन दिखाई दे रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियलिटी जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है उस तरह से ये भी जो है मोमेंटम में आ गया है दोस्तों। मेटल ज़बरदस्त रैली में है। मेटल के स्टॉक्स जो हैं अभी काफ़ी उस पे आप अपनी नज़रें गड़ा सकते हैं, उनको आप पिक कर सकते हैं, जैसे वेदांता हो गया। ये सब जो है अभी काफ़ी अच्छे मोमेंटम में आ रहे हैं। अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है और अच्छी अभी रैली भी दिखा रही है, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद डिफेंस सेक्टर दोस्तों, डिफेंस सेक्टर के जितने भी अभी स्टॉक्स हैं ज़बरदस्त बुलिश हो रखे हैं। उसके बाद एमएनसी सेक्टर कहीं न कहीं साइडवेज़ है दोस्तों। इम्पोर्टेंट अगर हम न्यूज़ देखें तो दोस्तों कोई ख़ास अभी ऐसा न्यूज़ मार्च में अगले 1 वीक में ऐसा कुछ आने नहीं वाला है दोस्तों। आप जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो फेडरल जो है रिज़र्व उसने जो है लास्ट टाइम जो है 19th मार्च को उसका रेट का डिसीजन होने वाला था। उस डिसीजन में
मैंने पहले ही बताया था कि इसमें ये लोग पॉज ही करेंगे रेट का। तो जो रेट कटिंग है 4.5 जो पहले था उसी के ऊपर उन्होंने रखा है, कोई इन्होंने फर्दर जो है इसको रेट कटिंग की नहीं है, इसको अभी कंसिक्यूटिव जो है पॉज किया है। दोस्तों हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए जो निफ्टी है उसका क्या प्रेडिक्शन रहेगा, मार्केट कैसे मूव कर सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि करीब करीब 22,000 जो लेवल था, जो जून के महीने में जो है जून 24 में हिट किया था, ये एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन था, जिसके ऊपर जो है जो बुल्स हैं इन्होंने इस लेवल को डिफेंड करने के लिए अपना काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस लेवल से अगर मार्केट को रिबाउंड करना है तो बड़े बड़े बुलिश कैंडल्स में होने बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि इस लेवल को डिफेंड करने की उन्होंने बहुत कोशिश की। मैंने पहले बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो उनको लॉस होने लगेगा, तो वो मनी पंप करेंगे और इस लेवल को जो है डिफेंड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और उन्होंने जैसे मैंने बताया वैसे ही किया दोस्तों। इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं। एक जो मार्केट जो है यहाँ से हायर हाई बना रहा है और कंसिक्यूटिवली जो है आप देख सकते हैं कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन से कंटिन्यूस बाइंग ही चल रही है दोस्तों। तो एक अच्छा साइन है दोस्तों मार्केट की एक रिकवरी के लिए। इसने अभी अभी 22,500-600 का जो लेवल है उस पर ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर जो है 23,000 वाला लेवल है उसके ऊपर भी ब्रेकआउट किया है दोस्तों। इसीलिए इसमें जो है काफ़ी हर सेक्टर्स में आपको बाइंग दिखाई दे रही है। और दोस्तों अभी नेक्स्ट लेवल जो रेसिस्टेंस का लेवल है करीब करीब 23,700, मान के चलिए कि 23,800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद जो है ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है दोस्तों, इतना आसान नहीं होगा इसको ब्रेकआउट करना। तो इसको ब्रेक अभी हो सकता है कि थोड़ा अगले वीक में जो है थोड़ा सा साइडवेज हो और उसके बाद जो है इस लेवल को जो है फिर ब्रेकआउट करे, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा मार्केट जब स्टे करेगा इस लेवल पे 2-3 दिन थोड़ी बाइंग होगी, अकुमुलेशन होगी, और उसके बाद जो है जब ये ब्रेकआउट करेगा तब उसमें जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ रहता है, क्योंकि उसमें काफ़ी जो है बाइंग हो जाती है, उसके बाद काफ़ी मनी जो है कमिट हो जाता है, तो तभी वो बायर्स जो हैं उस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। बट एक अच्छा एक रेसिस्टेंस है और उसके बाद फिर आप 24,000 के ऊपर फिर एक रेसिस्टेंस है। मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है बट इतना स्ट्रांगली मार्केट मूव नहीं करेगा, इसीलिए अपना पैसा जो भी कैपिटल लगा रहे हैं छोटा छोटा जो कैपिटल है करके इन्वेस्ट कीजिए। ये मत समझिए कि जो है ये ट्रेन जो है एकदम से छूट जाएगी, आप जो है रह जाएंगे, इस तरह का सिचुएशन में आप मत फंसिए कि आप जो है 4-5 अगर बुलिश कैंडल आप देख रहे हैं तो एकदम से जो है पूरा कैपिटल एक साथ जो है आप पूरा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। ऐसा करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करते रहिए, जो अच्छे अच्छे सेक्टर्स हैं और अच्छे जो स्टॉक्स हैं उसमें छोटी छोटी क्वांटिटी में जो आप पोजीशन बिल्ड कीजिए। इसीलिए कैपिटल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। छोटे छोटे क्वांटिटी में काम कीजिए, कुछ छूट नहीं रहा है दोस्तों। अगर कोई स्टॉक छूट रहा है तो दोबारा एक उसी की सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक जो है आपको बाइंग के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मार्केट का मैंने बता दिया कि क्या नेक्स्ट वीक में मूवमेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बता दिया है। और अगर मार्केट में अगर मान लीजिए दोबारा अगर जो 23,800 के आसपास पे अगर मान लीजिए दोबारा से अगर रेसिस्टेंस मिलता है तो 23,000 का लेवल जो है एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर। दोस्तों अभी इसी के साथ जो है अभी हम अगले सेगमेंट में चलते हैं। जो ETF जो दोस्तों अभी जो बाई कैटेगरी में आपको एक चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है वो रियलिटी सेक्टर का है। अल्फा जो ETF है वो है, CPSE ETF है, और एक भारत 22 ETF भी जो है इसी कैटेगरी का है, वो भी एक अच्छा आपको वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जिसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है। और साथ में जो PSU बैंक्स हैं, वो PSU सेक्टर्स के जो ETF है आप उसमें जो है इन्वेस्ट कीजिए। आप जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं आपका जितना भी पूरा जो कैपिटल है उसका 3% इसमें डाल सकते हैं, 2% इसमें लगा सकते हैं, 1% इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने इसको एक एग्जांपल के माध्यम से भी आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो 3,000 इसमें बाई कर लीजिए, 2,000 इसमें बाई कर लीजिए, 1,000 इसमें बाई कर लीजिए, और एकदम से जो है पूरा कैपिटल मत लगा दीजिए। अदरवाइज जो है आपके पास जो है अगर मार्केट में दोबारा अगर करेक्शन शुरू होता है तो आपके पास जो है पैसा ही नहीं बचेगा इन्वेस्ट करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों अभी हम देख लेते हैं जो म्यूचुअल फंड दोस्तों अभी कौन कौन से जो हैं
अभी एक अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिल रहे हैं, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों 2025 जो है, जो अगर नए इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में अभी अपना पोजीशन बिल्ड करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो है मार्केट ने आपको दिया है। आपको जो है म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए आपके पास जो है मल्टीपल ऑप्शंस आप देख सकते हैं। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या लार्ज मिड कैप में करना चाहते हैं, या फिर टैक्स सेविंग फंड में करना चाहते हैं, या फिर मिड कैप में ही सिर्फ करना चाहते हैं, और फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ये कैटेगरीज हैं दोस्तों, जिसमें आप अपने जो है पोर्टफोलियो छोटी छोटी जो आपकी सिप्स हैं स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। इस कैटेगरी में जो है अच्छे जो दोस्तों पसंदीदा जो म्यूचुअल फंड है, जिसमें आप जो है अपना सिप के माध्यम से छोटी छोटी जो क्वांटिटीज में स्टार्ट कर सकते हैं। वो आप अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में देखें तो निपॉन इंडिया का जो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो है ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। एक एचडीएफसी फंड बीएसई सेंसेक्स, ये भी अच्छा है काफ़ी। इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है दोस्तों, बट इसमें रिस्क भी दोस्तों बहुत कम है। ग्रोथ बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, बट ये आपको जो है बहुत ही एक स्टेबल टाइप का जो है आपको रिटर्न देगा। उसके बाद लार्ज मिड कैप कैटेगरी में कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसमें आप जो है अपना सिप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो टैक्स सेविंग फंड्स है, उसमें पराग पारिक का जो ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसमें आप अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो है, ये भी एक अच्छा और बहुत ही अच्छी रेटिंग का बहुत ही ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड है, जिसमें आप जो है दोस्तों अपनी पोजीशन जो है अपना आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको 2025 में। उसके बाद मिड कैप कैटेगरी में जो है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड है। उसके बाद फ्लेक्सी कैप दोस्तों, ये वन ऑफ दी माय फेवरेट जो कैटेगरी है, ये हरदम से मेरी फेवरेट कैटेगरी रही है, जिसमें आपको हरदम जो है, इसमें तो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना ही करना चाहिए। क्योंकि फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं जो उसकी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होते हैं, जो कि एक लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप की कॉम्बिनेशन से पूरा एक बनाया जाता है एक पोर्टफोलियो का बास्केट, जिसमें जो है फंड मैनेजर के पास ऑप्शंस होते हैं कि उसमें जो है प्ले आउट कर सकता है। अनलाइक कि जैसे अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, तो फंड मैनेजर जो है स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल जो स्टॉक्स हैं उसी को जो है उस बास्केट का हिस्सा रहते हैं। तो इसी कारण से दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी जो है इसमें जो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है दोस्तों, बट एज कम्पेयर टू दैट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक अच्छा रिटर्न भी देता है, साथ ही साथ जो है उतना वोलेटाइल नहीं है, और ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपको रिटर्न प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। जिसमें एक एवरग्रीन जो आप म्यूचुअल फंड अगर देखें तो पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ वाला जो म्यूचुअल फंड है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें मैंने अपना पोजीशन काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से बिल्ड कर रखा है, बहुत अच्छा है ये, एक स्टेबल और अच्छा प्रोवाइड करता है। उसके बाद आप दोस्तों अगर आप देखें कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जो फंड है डायरेक्ट ग्रोथ का, इसमें भी दोस्तों आप अपना जो है पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। बहुत ये भी बहुत ही अच्छा इस कैटेगरी का जो है म्यूचुअल फंड है दोस्तों। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर आपको जभी भी आप कोई म्यूचुअल फंड, जभी भी आप कोशिश पता करते हो, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हो, तो आपको जो है सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, आपको एक्सपेंस रेशियो आप देखते हो कि उसकी एक्सपेंस रेशियो क्या है, फिर उसका एग्जिट लोड आपको देखना ज़रूरी होता है। साथ में जो कंसिस्टेंटली जो है हर साल जो है कितना उसका सीएजीआर रिटर्न रहा है, और फॉर लास्ट 10 ईयर्स आपको उसकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ-साथ आपको एक रिलायबल फंड हाउस वो भी सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपका जो एज है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट टेन्योर क्या है, ये भी जो है आपका कहीं न कहीं आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक इन्वेस्टर है जिसकी एज जो है 50 इयर्स प्लस है, और वो अगर अभी म्यूचुअल फंड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके बाद दोस्तों उसके माइंडसेट में एक चीज़ रखना बहुत ज़रूरी है कि उसको करीब-करीब जब वो 60 इयर्स के होगा, या फिर जब वो 65 इयर्स या 70 इयर्स के होंगे, तो उस टाइम पे वो उनको जो पैसे की ज़रूरत होगी, तो उनके पास जो है बहुत लंबा जो है टाइम और टेन्योर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो है
आपको बहुत ज़्यादा रिस्की जो और वोलेटाइल जो म्यूचुअल फंड हैं, उनमें इन्वेस्ट नहीं करके उनको जो है काफ़ी जो स्टेबल जो कैटेगरी है, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, जो काफ़ी एक स्टेबल और कंसिस्टेंट जो है आपको रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं प्रोवाइड करेंगे बट इसमें रिस्क भी बहुत कम रहता है। इस कैटेगरी में जो है जिसकी एज जो है 50 प्लस है, उनको दोस्तों इस कैटेगरी में जो है इन्वेस्टमेंट का प्लान करना चाहिए। प्लस वो फ्लेक्सी कैप जो फंड है इसमें भी कर सकते हैं। बट जिनके पास जो है जो अभी 25 इयर्स के हैं या 30 इयर्स के हैं, जिनके पास काफ़ी एक लंबा टेन्योर बचा हुआ है, जिसमें जो है मार्केट को जो है वो मार्केट क्योंकि लंबे टेन्योर में बहुत बार करेक्ट होगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो उस कैटेगरी में जो है उनके पास अगर लंबा टेन्योर है तो उनके लिए जो है दोस्तों स्मॉल कैप जो है म्यूचुअल फंड जो है एक अच्छा ऑप्शन है। प्लस फ्लेक्सी कैप तो एवरग्रीन है, इसमें आपको बनाना ही चाहिए। और साथ में अगर किसी को अगर टैक्स सेविंग वाला जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये भी एक जो है एक अच्छा ऑप्शन है। एक्शन जो है कौन से चल रहे हैं जिनमें जो है आप अपनी खुद की भी आप एनालिसिस करके जो है आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो बैंकिंग सेक्टर मैंने जैसा बताया कि एक बहुत ही बुलिश चल रहा है दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो इंडियन बैंक एक अच्छा एक ऑप्शन है। इसने जो है कहीं न कहीं बॉटम हिट कर लिया है। आप देख सकते हैं मल्टीपल जो है इसमें डबल, ट्रिपल जो बॉटम्स हैं सब बन चुके हैं और दोबारा जो है इसमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप इसमें अपना खुद की एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों करूर वैश्य बैंक जो है ये भी एक बॉटम आउट हो चुका है, इसमें भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, अच्छी कंपनी है। उसके बाद दोस्तों ऑटो सेक्टर में अगर हम देखें तो ऑटो सेक्टर में टीवीएस मोटर दोस्तों ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक रहा है, जिसने बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक्स रहा है और इसने ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है दोस्तों। उसके बाद एवर जो जो टाटा मोटर्स एवरग्रीन स्टॉक रहा है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा अभी वैल्यूएशन पे मिल रहा है दोस्तों। अभी काफ़ी करेक्ट हुआ है दोस्तों, करीब-करीब 1200 का इसने टॉप बनाया था और उसके बाद जो है 600 के लेवल के आसपास इसने दोबारा जो है बॉटम आउट जो हुआ है और यहाँ पे से दोबारा एक बाइंग का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों मार्केट में जो है ये बुलिश ट्रेंड बना रहा तो ये यहाँ से ज़बरदस्त जो है रिकवरी देके ऊपर जाएगा। अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो जो है कहीं न कहीं दोबारा से जो है इसमें करेक्शन के और चांसेस होंगे, बट स्टॉक में कोई कमी नहीं है दोस्तों, ये अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए जो है बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है। मार्केट में अच्छा इसका जो है मार्केट इसने जो हर सेगमेंट में जो है ऑटो सेक्टर के हर गाड़ियों में अच्छा कैप्चर कर रखा है। दमदार स्टॉक है दोस्तों, मस्ट एक ऐसा कैटेगरी का एक स्टॉक है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये भी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन में दिख रहा है और ये भी ज़बरदस्त स्टॉक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फार्मा सेक्टर में जो है मैनकाइंड फार्मा जो है अभी ठीक दिख रहा है। मैंने फार्मा सेक्टर के ज़्यादा स्टॉक्स जो है यहाँ कवर नहीं किए हैं बट इसमें जो है अभी जो है काफ़ी अभी एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम एक पीएसयू सेक्टर देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ज़बरदस्त जो है अभी मोमेंटम में आ रहा है। ये ज़्यादा करेक्ट भी नहीं हुआ है और दोबारा जो है इसमें रिकवरी भी दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें अभी दम है, अच्छा कंपनी है, फंडामेंटल अच्छी है और इसकी टेक्निकल भी अच्छी है। और एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसमें स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद गार्डन रिच शिप बिल्डर जो कंपनी है शिपिंग सेक्टर की, साथ में कोचिन शिपयार्ड, ये भी अच्छे मोमेंटम में अभी दिखाई दे रही हैं। ये भी अच्छी मेरे को प्रॉफिट दे रही हैं दोस्तों अभी। तो दोस्तों इसी के साथ जो है मैंने कवर कर लिया है पूरे जो स्टॉक्स इन एक्शन और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड। आप अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनकी सलाह आप ज़रूर लें दोस्तों। आप अपना आज संडे है, आप अपनी जो खुद की एनालिसिस कीजिए, आप अपनी रणनीति बनाइए कि नेक्स्ट वीक में जो है आप मार्केट में किस तरह से आपकी क्या रणनीति होगी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अगर आप देखें तो इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न किसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ने नहीं दिया है दोस्तों। तो इक्विटी भले ही अभी 6 महीने से जो है स्टॉक मार्केट जो है करेक्शन मोड में है, बट दोबारा दोस्तों रिकवर करेगा, रिबाउंड करेगा और दोबारा मोमेंटम में आएगा और ये रिकवरी और फिर मोमेंटम में बुलिश आना, ये अप्स एंड डाउन स्टॉक मार्केट में चलता रहता है दोस्तों।
तो इसमें स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए पेशेंस एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। इसके साथ कैपिटल मैनेजमेंट और इमोशन मैनेजमेंट की जो कला है, इसको मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके बिना जो है, अगर आप सोचें कि आप सिर्फ जो है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ सीख के जो है आप सक्सेसफुल हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों। आपको जो है आपका इमोशन मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट और साथ में जो है मार्केट में जो है एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उस अप्स एंड डाउन से कैसे आपके इमोशंस जो है अफेक्ट होते हैं और किस तरह से आपको उस इमोशंस पे काबू रखना है, कब आपको बाई करना है, कब आपको सेल करना है। इसके साथ-साथ जो है आपको जो है किस तरह से अपना कैपिटल मैनेज करना है। दोस्तों इसी के साथ जो है एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। आज हमने मार्केट एनालिसिस किया, इम्पोर्टेंट न्यूज़। टेक केयर, जय हिंद।